दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो प्यार, सर्वाइवल और नेचर के बीच एक अलग ही दुनिया दिखाती है। आज हम बात करने वाले हैं द ब्लू लगून की। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत और इमोशनल जर्नी को। कहानी की शुरुआत में हम दो चचेरे भाई बहन को देखते हैं। लड़के का नाम रिचर्ड है, जिसकी उम्र 9 साल है, और लड़की का नाम एमी है, उसकी उम्र 7 साल है। वे दोनों रिचर्ड के पिता के साथ एक जहाज में घर लौट रहे थे। ये दोनों बच्चे शरारत कर रहे थे, इसलिए रिचर्ड के पिता उन्हें ऐसा न करने के लिए मना करते हैं। ठीक तभी देखा जाता है कि जहाज में आग लग गई है। यह देखकर जहाज में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और चारों तरफ भाग दौड़ शुरू हो जाती है। धुएं की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रिचर्ड के पिता और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए एक बोट में चढ़ जाते हैं। उस जहाज के कुक का नाम पैडी था। वह रिचर्ड और एमी को एक छोटी बोट में ले जाता है, लेकिन धुएं की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वह उन्हें लेकर जहाज से अलग होकर बहुत दूर चला जाता है। फिर पैडी और दोनों बच्चे बिना खाने और पानी के बीच समुद्र में भटकते रहते हैं। अगली सुबह पैडी और दोनों बच्चे देखते हैं कि उनके सामने एक द्वीप है। यह देखकर पैडी खुश हो जाता है और वह अपनी छोटी बोट लेकर उस द्वीप पर पहुंच जाता है। वह द्वीप चारों तरफ से हरे भरे पेड़ों और नारियल के पेड़ों से भरा हुआ। पैडी तब पूरे द्वीप को घूमकर देखने लगता है। अगर वहाँ कोई होगा तो उससे मदद मांगी जा सके, लेकिन उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। अब वे पूरी तरह इस द्वीप में फंस चुके थे। हालांकि पैडी समझ जाता है कि इस द्वीप पर जिंदा रहने के लिए जरूरी सारी चीजें मौजूद है। पैडी को वहाँ शराब का एक बैरल मिलता है जो जहाज से बहकर किनारे पर आ गया था। एक दिन जब रिचर्ड खेल रहा था, तब उसे एक इंसान की खोपड़ी मिलती है। वह उसे पैडी को दिखाता है। यह देखकर पैडी उसे फेंक देने के लिए कहता है और समझ जाता है कि यह जगह खतरनाक है। इसीलिए वह बच्चों को लेकर द्वीप के दूसरे किनारे पर चला जाता है। रात में जब पैडी शराब पी रहा था, तब उसे द्वीप के दूसरी तरफ से ड्रम की आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर वह तैरकर उस तरफ जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि एक मूर्ति के ऊपर इंसान के मांस के टुकड़े रखे हुए हैं। यह देखकर पैडी समझ जाता है कि यहाँ इंसानों की बलि दी जाती। वह डर जाता है और रिचर्ड और एमी के पास लौटकर कहता है, तुम दोनों मुझे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग द्वीप के उस तरफ कभी नहीं जाओगे। यह कानून का नियम है, तुम्हें इसे मानना ही होगा। लेकिन बच्चों के मन में तभी से सवाल उठने लगता है कि आखिर पैडी उन्हें उधर जाने से क्यों मना कर रहा है। पैडी कहता है कि उस तरफ नरभक्षी रहते हैं जो बच्चों को खा जाते हैं। रिचर्ड सोचता है कि उसके पिता जरूर आकर उन्हें यहाँ से ले जाएंगे, और पैडी भी सोचता है कि कोई न कोई आकर उन्हें बचा ले। लेकिन तब तक वह बच्चों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है। वह उन्हें सिखाता है कि खाना कैसे ढूंढना है और आश्रय कैसे बनाना है। करीब 2 महीने तक वह उन्हें इस जंगल में जिंदा रहने के तरीके सिखाता रहता है, ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तब भी बच्चे जिंदा रह सके। एक रात पैडी बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। वह देखता है कि उसका शराब वाला बैरल समुद्र में बह रहा है। तब वह उसे उठाने जाता है, लेकिन नशे की हालत में पानी में डूबने लगता है। अगली सुबह रिचर्ड और एमी नींद से उठकर देखते हैं पैडी वहाँ नहीं है। वे दूरबीन से देखते हैं कि पैडी द्वीप के दूसरी तरफ रेत पर पड़ा हुआ है। वे छोटी नाव में बैठकर पैडी के पास जाते हैं। तब उन्हें लगता है कि पैडी शायद ज्यादा शराब पीकर सो रहा है। वे उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं उठता। तब वे समझ जाते हैं कि पैडी ने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि उसकी मौत हो गई। यह देखकर रिचर्ड और एमी को बहुत दुख होता है। अब वे पूरी तरह अकेले हो जाते हैं। एमी रिचर्ड से कहती है, मुझे यहाँ डैडी की बहुत याद आ रही है। मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती, मुझे कहीं और ले चल। रिचर्ड उसकी बात मान लेता है। वे अपना सामान समेट लेते हैं और नाव में बैठकर द्वीप के दूसरी तरफ चले जाते हैं। उन्हें यह जंगल रहने के लिए अच्छा लगता है। यहाँ खाने पीने की भी कोई परेशानी नहीं होती, इसीलिए वे यहीं एक नया घर बना लेते हैं। शुरुआत में कुछ मुश्किलें जरूर होती, लेकिन पैडी ने उन्हें जो चीजें सिखाई थी, उनकी वजह से उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती। धीरे धीरे वे इस द्वीप पर जीने के आदी हो जाते हैं। इस द्वीप पर रहते रहते रिचर्ड और एमी के कई साल बीत जाते हैं और अब वे दोनों बड़े हो चुके थे। रिचर्ड की उम्र अब 21 साल हो चुकी और एमी की उम्र 19 साल। वे साथ में मछलियां पकड़, फल तोड़ते और मिलजुल कर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे रिचर्ड और एमी के शरीर और मन में कुछ बदलाव आने लगते हैं, जिन्हें वे खुद भी समझ नहीं पाते। इन बदलावों के बारे में वे बिल्कुल अनजान थे। एक दिन जब एमी नहा रही थी, तब उसे पहली बार पीरियड्स होते हैं और खून निकलता है। यह देखकर एमी बहुत डर जाती है और रिचर्ड को बुलाती है। जब रिचर्ड उसकी आवाज सुनकर आता है और पूछता है क्या हुआ, तब एमी शर्माकर उसे दूर जाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद
बाद जब एमी नहाकर पानी से बाहर आती है तब रिचर्ड उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ था? रिचर्ड को लगता है कि शायद एमी को कहीं चोट लग गई, लेकिन एमी उसे कुछ भी नहीं बताती। यह देखकर रिचर्ड को गुस्सा आता है। पहले एमी उससे कुछ भी नहीं छिपाती थी, लेकिन अब वह उससे बहुत सी बातें छिपाने लगी थी। इसी तरह धीरे धीरे रिचर्ड और एमी एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करने लगते हैं। जब रिचर्ड बिना शर्ट के घूमता था तब एमी चुपचाप उसे देखती रहती, और जब एमी नदी में नहाने जाती तब रिचर्ड उसे देखता रहता। लेकिन समाज की कोई शिक्षा न होने की वजह से वे इन भावनाओं का मतलब नहीं समझ पाते, क्योंकि बचपन से ही वे यहाँ फंसे हुए थे और इन बातों के बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा था। इधर रिचर्ड मछलियां पकड़ता और फल तोड़ता और एमी उन मछलियों को पकाती और कपड़े धोती। दोनों हंसी मजाक के बीच इस द्वीप पर खुशी से रह रहे थे, लेकिन अब भी उनके मन में उम्मीद थी कि एक दिन रिचर्ड के पिता जरूर आकर उन्हें बचाकर ले जाएंगे। एक दिन एमी को द्वीप की उसी दिशा से ड्रम की आवाज सुनाई देती है जहाँ जाने से पैडी ने मना था, लेकिन एमी के मन में यह जानने की बहुत इच्छा होती है कि वहाँ आखिर क्या है। इसीलिए वह अकेले ही वहाँ चली जाती। वहाँ जाकर वह वही मूर्ति देखती है जिससे खून बह रहा था। एमी को लगता है कि यह जगह बहुत पवित्र है और यह किसी भगवान की जगह है। यह देखकर वह दौड़कर रिचर्ड के पास आती है और कहती है, मैं द्वीप के उस तरफ गई थी जहाँ जाने से पैडी ने हमें मना किया था। वहाँ मैंने एक मूर्ति देखी जो भगवान की थी। पैडी ने हमसे झूठ कहा था, वहाँ कोई नरभक्षी नहीं है। यह बात सुनकर रिचर्ड गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, हमने पैडी से वादा किया था कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। तुमने वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब से कभी भी उधर मत जाना। रात में जब एमी सो रही थी तब उसे एक बुरा सपना आता है। सपने में वह देखती है कि रिचर्ड पानी में डूबकर मर रहा है। डर के मारे एमी की नींद खुल जाती है। वह देखती है कि सुबह हो चुकी है और रिचर्ड उसके सामने खड़ा है। तब एमी उससे कहती है, मुझे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। दोनों भावुक होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। रिचर्ड उसे किस करता है और उसके साथ और करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एमी उसे दूर कर देती है। रात में फिर से रिचर्ड उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन एमी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। इससे रिचर्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और अगली सुबह एमी से कोई बात नहीं करता। एमी देखती है कि रिचर्ड पत्थरों के पीछे कुछ कर रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आता क्या। जब वह रिचर्ड को बुलाती है तब रिचर्ड उस पर गुस्सा हो जाता है। कुछ देर बाद जब रिचर्ड पेड़ से नारियल तोड़ रहा था तब इतने सालों बाद पहली बार उसे समुद्र में एक जहाज दिखाई देता है। जहाज को देखकर वह पेड़ से उतरकर दौड़ता हुआ एक पहाड़ी की तरफ जाता है, जहां उसने पहले लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाने का इंतजाम किया था ताकि जहाज वालों का ध्यान खींचकर मदद मांगी जा सके। लेकिन रिचर्ड वहां पहुंचने में देर कर देता है और जहाज दूर निकल जाता है। उसी समय एमी ने भी उस जहाज को देखा था। उसके पास भी आग जलाने का मौका था, लेकिन उसने आग नहीं जलाई क्योंकि अब उसे यहाँ रहना अच्छा लगने लगा था और उसने इस जीवन को स्वीकार कर लिया था। रिचर्ड आकर एमी पर आग न जलाने के लिए गुस्सा करता है और कहता है, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, मैं अकेला ही यहाँ से चला जाऊंगा। वह नाव में बैठकर निकल जाता है, लेकिन आधे रास्ते में नाव टूट जाती है और रिचर्ड पानी में गिर जाता है। मजबूर होकर उसे फिर से द्वीप पर वापस आना पड़ता है। एमी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अब यही द्वीप हमारा घर है और हमें यहीं रहना होगा। यह सुनकर रिचर्ड गुस्सा हो जाता है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। वे एक दूसरे का अपमान करने लगते हैं। एमी कहती है, मुझे पता है कि तुम अकेले पत्थरों के पीछे क्या करते हो, मैं तुम्हारे पिता को बता दूंगी। रिचर्ड कहता है, तुम छिपकर मुझे देखती हो। एमी कहती है, तुम भी तो मुझे देखते हो जब मैं नहाती हूँ। यह सुनकर रिचर्ड गुस्से में उस पर नारियल फेंकता है, लेकिन वह उसे नहीं लगता। बाद में जब एमी नारियल फेंकती है तब वह रिचर्ड के सिर पर लग जाता है। तब रिचर्ड उसे थप्पड़ मार देता है और घर से बाहर निकाल देता है। वह कहता है, यह झोपड़ी मैंने बनाई है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। अब मैं तुम्हें खाना भी नहीं दूंगा, जिसकी वजह से एमी को बाहर सोना पड़ता है और खाने का इंतजाम भी खुद ही करना पड़ता है। एमी के लिए यह बहुत मुश्किल होता है और रिचर्ड उसका मजाक उड़ाता रहता है। एमी द्वीप की उस मूर्ति के पास फूल चढ़ाकर प्रार्थना करने लगती है। जब वह समुद्र से द्वीप पर लौट रही थी तब उसका पैर एक जहरीली स्टोन फिश पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है। किसी तरह तकलीफ सहते हुए वह द्वीप पर वापस आता। रिचर्ड एमी को बीमार देखकर पूछता है, क्या हुआ? एमी कहती है, मेरा पैर स्टोन फिश पर पड़ गया, इसलिए जहर की वजह से मैं बीमार हो गई। वह आगे कहती है, मुझे मेरे भगवान के पास ले चलो। रिचर्ड एमी को गोद में उठाकर मूर्ति के पास ले जाता है। एमी की हालत बहुत खराब हो जाती है और वह बेहोश हो जाती है।
रिचर्ड डर जाता है। वह सोचता है अगर एमी को कुछ हो गया तो मैं इस द्वीप पर अकेला क्या करूंगा। वह भगवान से एमी के लिए प्रार्थना करता है। कुछ देर बाद एमी को होश आ जाता है और वह पूरी तरह ठीक हो जाती है। द्वीप की वह शक्ति, शांति और वातावरण उसके शरीर को ठीक करने में मदद करते हैं। रिचर्ड एमी को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, मैं बहुत डर गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं इस द्वीप पर अकेला क्या करता। एमी पूछती है, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? रिचर्ड कहता है, नहीं। फिर दोनों वापस अपने घर लौट आते हैं। एक दिन रिचर्ड और एमी साथ बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक वे एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखने लगते हैं और किस करते हैं। उनके बीच छिपे प्यार के एहसास को वे पहली बार समझ पाते हैं। इसके बाद वे और करीब आ जाते हैं और इस रिश्ते से उन्हें बहुत खुशी मिलती है। अब वे दोनों इस द्वीप एक कपल की तरह रहने लगते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं। रिचर्ड ध्यान देता है कि एमी अब पहले की तरह उसके पास नहीं आती। उसका व्यवहार भी बदल गया। वह एमी से पूछता है, क्या तुम अब मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करती? एमी कहती है, मुझे नहीं पता, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मुझे उल्टियां भी हो रही हैं। फिर वह रिचर्ड का हाथ अपने पेट पर रखती है और कहती है, मुझे लगता है मेरे अंदर कुछ अलग हो रहा है। रिचर्ड भी थोड़ा समझ जाता है कि एमी प्रेग्नेंट है, लेकिन वे दोनों इस बात को साफ तौर पर नहीं जानते थे। रिचर्ड सोचता है कि एमी ज्यादा खा रही है, इसलिए उसका पेट बड़ा हो रहा है और उसके अंदर कुछ चल रहा है। एक रात रिचर्ड द्वीप के दूसरी तरफ से ड्रम की आवाज सुनता है। जब वह देखने जाता है तब वह देखता है कि कुछ आदिवासी उस मूर्ति के सामने एक आदमी की बलि दे रहे हैं। यह देखकर वह डर जाता है और दौड़कर एमी के पास वापस आता है। ठीक तभी एमी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती और वह जोर से चिल्लाने लगता। रिचर्ड तुरंत उसके पास आता है और उसकी मदद करता है। एमी एक बेटे को जन्म देती है और वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वे अपने बेटे का नाम पैडी रखते हैं। इसके बाद वे बच्चे को अपनी छोटी झोपड़ी में ले आते हैं। बच्चा रो रहा था। रिचर्ड और एमी उसे खाना और पानी देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बच्चे को माँ का दूध पिलाना जरूरी होता है। जब एमी बच्चे को गोद में लेती है तब वह माँ का दूध पीना शुरू कर देता है। फिर रिचर्ड एमी को बताता है कि उसने कुछ आदिवासियों को बलि देते हुए देखा है और अगर वे यहाँ आए तो वे उन्हें भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन वह कहता है, अगर उन्होंने हमला किया तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। बच्चे के आने के बाद रिचर्ड और एमी और भी ज्यादा खुश रहने लगते हैं। वे अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। वे द्वीप पर रहते हुए अपने बच्चे को बड़ा करने लगते हैं। वे उसे तैरना, खेलना और बोलना सिखाते हैं। एक दिन वे सभी समुद्र के किनारे शरीर पर मिट्टी लगाकर खेल रहे थे। तभी रिचर्ड के पिता कुछ लोगों के साथ जहाज में उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं, लेकिन जब वह दूर से उन तीनों को मिट्टी से लिपटा हुआ देखते हैं तब वे उन्हें पहचान नहीं पाते और जहाज वापस मोड़ लेते हैं। रिचर्ड और एमी भी उस जहाज को देखते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसमें रिचर्ड के पिता हैं। वे जहाज को आवाज नहीं देते और चुपचाप अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं। उन्हें डर था कि अगर वे वापस गए तो उन्हें समाज में जाना पड़ेगा जहां लोग उन्हें समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद रिचर्ड, एमी और उनका बेटा नाव में बैठकर द्वीप की दूसरी तरफ फल तोड़ने जाते हैं। पैडी के मरने से पहले वे कई महीने वहीं रहे। चारों तरफ की चीजें देखकर उन्हें अपना बचपन याद आने लगता है। फिर रिचर्ड फल तोड़ने चला जाता है और एमी अपने बेटे के साथ किनारे पर रहती है। उनका बेटा खेलते खेलते कुछ जहरीले बेर उठाकर नाव में रख देता है, लेकिन एमी यह नहीं देख पाती। दोनों रिचर्ड का इंतजार करते हुए नाव में वापस बैठ जाते हैं। एमी की आंख लग जाती है। जब वह उठती है तब देखती है कि नाव किनारे से बहुत दूर जा चुकी है। अचानक उनका बेटा एक चप्पू पानी में गिरा देता है। एमी चप्पू लेने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे नहीं पकड़ पाती। वह जोर से रिचर्ड को पुकारती है। रिचर्ड तैरकर उनकी तरफ आने लगता है। तब एमी कहती है, तुम्हारे पीछे शार्क है, जल्दी आ। रिचर्ड चप्पू लेने की कोशिश छोड़कर जल्दी से नाव की तरफ तैरता है। एमी उसे शार्क से बचाने के लिए दूसरे चप्पू से शार्क को मारती है, जिससे रिचर्ड को नाव में चढ़ने का मौका मिल जाता है। लेकिन अब उनके पास कोई चप्पू नहीं बचता जिसकी मदद से वे वापस अपने द्वीप पर जा सके। वे हाथों से नाव को किनारे की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था और शार्क के डर की वजह से वे तैरने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। नाव अपने आप समुद्र की ओर बढ़ती जाती। वे कई दिनों तक समुद्र में भटकते रहते हैं। उनके बेटे को भूख लगती है, इसलिए वह वही जहरीले बेर खा लेता है। एमी और रिचर्ड यह देखकर उसके मुंह से बेर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें पहले ही निगल चुका था। वे सोचते हैं कि उनका बेटा मर जाएगा, इसलिए वे दोनों भी वही बेर खा लेते हैं। तीनों मौत का इंतजार करते हुए नाव में लेट जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं, लेकिन असल में वे बेर इतने जहरीले नहीं थे, वे सिर्फ बेहोश हुए थे। कुछ देर बाद रिचर्ड के पिता जहाज पर थे और दूरबीन से इधर उधर देखते हुए अचानक उन्हें समुद्र में रिचर्ड की छोटी नाव दिखाई देती है। वह अपने एक आदमी को वह नाव दिखाते हैं। फिर रिचर्ड के पिता और उनके लोग छोटी नाव में बैठकर उनके पास आते हैं। वे रिचर्ड, एमी और उनके बेटे को बेहोश हालत में देखते हैं। रिचर्ड के पिता अपने आदमी से पूछते हैं, क्या ये मर चुके हैं? वह आदमी कहता है, नहीं सर, ये सिर्फ बेहोश है। इसके बाद उन्हें बचा लिया जाता है।
और यहीं इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आपको अपनी पूरी जिंदगी किसी एक इंसान के साथ एक द्वीप पर बितानी पड़े तो वह कौन होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।